देखिए हल्का फुल्का माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। माई एसक्यूएल जो है आपका, माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस है, ओपन सोर्स आरडीबीएमएस। ठीक है, जिस तरह से आपका ओरेकल है उसी तरह से आपका माई एसक्यूएल भी है। माई एसक्यूएल लेटेस्ट है, इसकी उतना पॉपुलैरिटी नहीं है अभी उसका। ओरेकल बहुत जमाने से है, करीब 5-10 साल पुराना है, इसलिए उसका नाम, ठीक है, जो पुराना चीज होता है उसका नाम है, जाहिर सी बात है। उससे हाई क्वालिटी का चीज है माई एसक्यूएल। बायोस्क्वाड ने एक एनालिस्ट थे जो कि बताए थे 13 रूल्स, और उन्होंने बोला था कि इसमें से अगर कोई 6 रूल फॉलो करता है तो वो डीबीएमएस की कैटेगरी में, और 6 से ज्यादा कोई करता है तो वो आरडीबीएमएस की कैटेगरी में। और एक कल शुरू से जो है कि 6 से अधिक रूल को फॉलो करते आया है। आज तक ओरेकल उसका 13 रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आज भी जो लेटेस्ट ओरेकल का 12G या 12I जो भी है वो आपका 12 रूल ही फॉलो करता है, लेकिन माई एसक्यूएल जो है बायोस्क्वाड का 13 में से 13 रूल को फॉलो करता है। पहले आरडीबीएमएस जो आता था उसमें एसक्यूएल सीखना जरूरी होता था। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी सीखना जरूरी होता था। अब का जो आरडीबीएमएस आता है ओरेकल 10G के बाद से जो भी आ रहा है उसमें यूजर इंटरफेस दे दिया गया है एमएस एक्सेस की तरह। ठीक है, जिस तरह से एमएस एक्सेस में फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, टेबल डिजाइन कर सकते हैं, सारा चीज इंटरफेस के जरिए होता है, बिल्कुल उसी तरह से ओरेकल भी कर दिया है और माई एसक्यूएल भी कर दिया। तो यूजर इंटरफेस भी आ गया है, यानी अब आरडीबीएमएस में काम करना उतना टफ नहीं है जितना एक समय पहले हुआ करता था, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ता था। अल्टर टेबल, क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल, बहुत सारा क्वेरीज थे। सेलेक्ट में भी था, ज्वाइन टेबल, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, बहुत सारा चीज था उसमें। तो वो सारा चीज यहाँ पर ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए उसको कन्वर्ट करते हैं। माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है, और ये बहुत फास्ट आरडीबीएमएस है। वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में आपको फास्ट आरडीबीएमएस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरनेट का स्पीड डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर का स्पीड क्या होगा। आपका सॉफ्टवेयर का स्पीड कुछ ना कुछ तो डिप्रिशिएट करेगा। मतलब एक रिकॉर्ड को फेच करने के लिए डाटाबेस से उसको 1 मिनट अगर लग रहा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है तो यूजर को वो 3 मिनट के बाद दिखेगा। ठीक है, तो 1 मिनट अगर डाटाबेस ले रहा है और इंटरनेट 2 मिनट लेट है उस डाटा को ब्राउजर तक लाने में, तो बहुत सारा डेटा आता है। डाटा यहाँ पर पैकेट्स में आता है, एक बार में नहीं आता डेटा जिस तरह से आपके कंप्यूटर में होता है। ठीक है, वो पैकेट्स में आता है, पैकेट्स वहां से ब्रेक होता है, फिर यहाँ पर कलेक्शन होता है, ब्राउजर उसको रीअरेंज करता है और फिर दिखाता है। ठीक है, तो जब डाटाबेस प्रोग्रामिंग की बात आती है तो इंटरनेट के जरिए अगर हम डाटाबेस प्रोग्रामिंग करें तो वहां पे ओरेकल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बोलेंगे कार्यशील नहीं है। तो MySQL को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है कि ओरेकल जो है आपका लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको कमर्शियली यूज कर रहे हैं तो ओरेकल के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी पे करना पड़ेगा। कमर्शियल और पर्सनल दो तरह का यूज होता है। पर्सनल यूज सस्ता पड़ता है, कमर्शियल यूज आपको महंगा पड़ता है। तो अगर किसी यूजर को कमर्शियल मतलब ओरेकल डाटाबेस अपना रिकॉर्ड को सेव करने के लिए उसका पे करना पड़े, एक तो रिकॉर्ड को एंट्री करवाने के लिए उसको पे करना पड़ रहा है स्टाफ को जो एंट्री करेगा, और साथ ही साथ उस डाटाबेस के लिए भी पे करना पड़े, तो उसी के लिए वो चीज काफी भारी पड़ता है एक क्लाइंट को। आज के डेट में हर आदमी चीप एंड बेस्ट खोजता है, राइट? तो वहां पर माई एसक्यूएल आपका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, जहां पर माई एसक्यूएल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। माई एसक्यूएल का अगर पर्सनल यूज कर रहे हैं तो चार्जेस नहीं है, कमर्शियल यूज के लिए ऑफकोर्स चार्जेस है, लेकिन वो चार्जेस आपको माई एसक्यूएल को नहीं बल्कि सर्वर को प्रोवाइड करना पड़ता है।
ठीक है। और दूसरे सर्वर से, ओरेकल बेस्ड सर्वर से या जावा बेस्ड सर्वर से पीएचपी का सर्वर काफी, अपाचे सर्वर जो होता है वो काफी सस्ता होता है। यानी जहां पर आपको पीएचपी सर्वर विद डेटाबेस आपको 1500 में मिल जाएगा, वही सेम चीज ओरेकल के साथ अगर लेंगे या एएसपी के साथ लेंगे या जावा के साथ लेंगे, किसी और के साथ लेंगे, तो आपको कम से कम 5000 रुपये पड़ेगा। तो एक क्लाइंट को क्या मतलब, एक क्लाइंट को मतलब है कि मेरे कंप्यूटर में मेरा काम बस होना चाहिए। तो क्या मतलब है कि पीछे में ओरेकल है कि क्या है? ठीक है। अगर आपको यहां से घर तक जाना है, मान लेते हिनू तक जाना है या हरमू तक जाना है, तो अगर आपको ऑटो में 5 रुपया लग रहा है और टैक्सी भी चल रहा है जो आपसे 20 रुपया ले रहा है, आपको घर जाने से मतलब, आप ऑटो से चले जाइए, क्या दिक्कत है? हम टैक्सी में जाए, कौन हमको देखने जाए, राइट? उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। जो सस्ता है उस पर क्लाइंट, तो क्लाइंट जो है कि सस्ता चीज प्रीफर करता है। क्लाइंट बोलता है कि हमको सस्ता चीज चाहिए, कॉस्ट कटिंग चाहिए और रिड्यूस कीजिए, आपसे बार्गेनिंग करेगा वो, ठीक है, और फिर भी बेस्ट चाहता है। अगर आप महंगा बताइएगा तो वो कस्टमर दूसरे क्लाइंट, दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे वेंडर के पास चला जाएगा, दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास चला जाएगा या दूसरे कंपनी के पास चला जाएगा, राइट? जो गवर्नमेंट का होता है, प्रोजेक्ट निकलता है, टेंडर निकलता है, क्या होता है, एक एक पैसा के लिए टेंडर हाथ से निकल जाता है, करोड़ों करोड़ रुपया। एक पैसा अगर कम है किसी दूसरे से, तो सबसे कम वाला जो है उसको मिलता है, ठीक है। तो कस्टमर है, मार्केट का डिमांड है, और आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है कि मोबाइल में अवेलेबल है, बस एक कॉल कीजिए और आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, या एक एसएमएस कीजिए, सारा जानकारी मिल जाएगा। आज के डेट में क्लाइंट को ठगना उतना आसान नहीं है, ठीक है। आप क्लाइंट को नहीं ठग सकते। क्लाइंट जब आपके पास आता है तो 20 जगह घूम करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो है आपका MySQL। हालांकि ओरेकल से भी आप कर सकते हैं पीएचपी का कनेक्टिविटी। ओरेकल जो पीएचपी जो है 25 प्लस डेटाबेस से कनेक्ट होता है, जो कि ये एक ऐसा मार्क एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज है, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर देन 25 प्लस से कनेक्ट नहीं होगा। हर कोई का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, लेकिन पीएचपी का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये किसी भी तरह के डाटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का डाटाबेस विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी यूटिलिटी। जैसे थर्ड पार्टी यूटिलिटी कहने का मतलब, जावा से अगर आप डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो जेडीबीसी आपको चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप एएसपी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ओडीबीसी चाहिए होता है। यहाँ पर वो सब थर्ड पार्टी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो जावा आपका फ्री है, ठीक है। जावा भी आपका ओपन सोर्स है, लेकिन जेडीबीसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ड्राइवर है। पर्सनल यूज के लिए फ्री है, कमर्शियल यूज जब आप करेंगे तो आप उसका एक्सटेंसिव यूज करेंगे, एक्सटेंसिव फीचर्स को यूज करेंगे। तो एक्सटेंसिव फीचर को यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीचर जो है उसके लिए पे करना पड़ेगा। एएसपी में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको पायरेटेड सीडी मिल जाता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी यूटिलिटीज है वो पायरेटेड से आप नहीं चला सकते, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के साइट से मिलेगा और उसको पे करके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मेरा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है पीएचपी एंड MySQL। हमारा मकसद है एक रोबस्ट एंड टेंशन फ्री सॉफ्टवेयर बनाने का, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको अगर हम एक बार सही तरीके से बना दें तो फिर हमको 10 साल तक उसको देखने की जरूरत नहीं है, और अगर हमको देखना पड़े भी तो मेरा मेहनत कम से कम हो, ऐसा ना हो कि फिर से मुझे पूरा डेटाबेस डिजाइन करना हो। तो डेटाबेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और डेटाबेस का डिजाइनिंग भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक अलग तरह का आपका पढ़ाई ही है, एक अलग सेक्शन ही है डीबीए। तो डाटाबेस जो हम लोग सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, जिसमें हम लोग जो है कि अपना काम करने सीख जाएंगे। हमारा जो बेसिक नीड है, एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन जब आप वास्ट सॉफ्टवेयर बनाना चाहेंगे तो आपको डाटाबेस में महारत हासिल करना होगा, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेशन होने जा रहा है, हम आपको वो सारा चीज बताने जा रहे हैं जो एक कंप्लीट कंपनी का सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो डाटाबेस प्रोग्रामिंग का काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है और हम इसको कोशिश करेंगे 2 लाइन में बताने का, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो पढ़ने की। देखते हैं डाटाबेस हम लोग कैसे खोलेंगे MySQL। यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन आता है PHP MyAdmin। ये MySQL के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है। हालांकि दूसरे डाटाबेस में एक कंसोल प्रोवाइड किया जाता है जहां पर जो है MySQL कंसोल, यहां से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट में आएगा और यहाँ पर आपको सारा चीज कमांड दे करके शो करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से आपको सारा चीज कमांड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी सिनर्जी नाम से डेटाबेस नहीं मिल रहा उसे, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो बता रहे हैं, अभी रुको। और दूसरा मेरा चॉइस है कि हम यूजर इंटरफेस से काम करें। ज्यादा बेटर है कि हम जो है कि इजी वे जाएं, क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर तुरंत तुरंत बनाना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कमांड लिखने के लिए। ठीक है। तो यूजर इंटरफेस मॉड से हम लोग बनाएंगे बढ़िया बढ़िया डाटाबेस और सॉफिस्टिकेटेड काम करेंगे। देखते हैं कैसे। PHP MyAdmin, क्योंकि MySQL भी ओपन सोर्स है और अपाचे कंपनी के द्वारा ही जो है कि इसको, या अपाचे टीम के द्वारा ही जो है इसको बनाया गया है और पब्लिश किया गया है। PHP भी उसी का बनाया हुआ है, इसलिए PHP के जरिए MySQL का एक इंटरफेस तैयार किया गया। आप चाहेंगे तो ये इंटरफेस आप भी बना सकते हैं। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप PHP में मास्टर होंगे। तो मैंने PHP MyAdmin पे क्लिक कर दिया है और ये खुल रहा है। हम लोग देखेंगे कि इसका इंटरफेस किस तरह से आता है। ये है इसका इंटरफेस PHP MyAdmin MySQL के लिए। ठीक है। ये सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। तो ये इंटरफेस में जैसे ही आप खोलेंगे, आपका जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है वो होता है लोकल होस्ट, यानी आपका सर्वर जो है उसका नाम है लोकल होस्ट। और इसका लोकल होस्ट आपका सर्वर हो गया, सर्वर का नाम हो गया। सर्वर का नाम क्योंकि इंटरनेट बेस्ड है ये, इसलिए आपका बाय डिफॉल्ट दूसरा नाम जो है वो है 127.0.1, ये उसका IP एड्रेस है। ठीक है। तो सर्वर का नाम हो गया लोकल होस्ट, जिसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड होता है ब्लैंक। ठीक है। तो रूट इसका यूजर नेम है, डिफॉल्ट यूजर है, और पासवर्ड है इसका ब्लैंक। हम लोगों को सबसे पहले इसके अंदर एक डाटाबेस बनाना है। ठीक है। तो डाटाबेस बनाने का तरीका ये है, क्रिएट न्यू डाटाबेस। यहां पर डाटाबेस का कुछ नाम है। हम यहां पर नाम दे रहे हैं STUT NGMB SYSTEM, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये मेरा डाटाबेस का नाम हो जाएगा। 255 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। डाटाबेस का नाम के बीच में या टेबल के नाम के बीच में या फील्ड के नाम के बीच में RDBMS में स्पेस नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, डाटाबेस केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है ना। इसमें जो आप फील्ड का नाम बना रहे हैं, टेबल का नाम बना रहे हैं, डाटाबेस का नाम बना रहे हैं, उसमें नाम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। आप कैपिटल स्मॉल यूज कर सकते हैं आराम से, फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन क्योंकि हमारा एक कन्वेंशन चले आ रहा है कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे स्मॉल केस लेटर में लिखेंगे, कोडिंग जितना भी है सारे स्मॉल केस लेटर में लिखेंगे, इसलिए उस कन्वेंशन को हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे।
हम लोग डाटाबेस का नाम दिए और क्रिएट किए। सबसे पहले मेरे पास ये डाटाबेस मेरा बन गया जिसमें कोई भी टेबल अभी नहीं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए देखिए जो भी हम करेंगे उसका सही एसक्यूएल स्टेटमेंट ऊपर लिखाते जाएगा। यानी अभी जो हम लोगों ने डाटाबेस बनाया उस डाटाबेस को बनाने के लिए अगर आपको एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ता तो वो क्या होता, ये चीज यहाँ पर लिखा गया। आपको जान करके हैरानी होगा कि ये इंटरफेस जो बना हुआ है ये पीएचपी में बना हुआ है। ठीक है, ये पीएचपी में बना हुआ है और इसको आप भी डिजाइन कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई इसमें टफ काम नहीं है। क्रिएट अ न्यू टेबल ऑन डाटाबेस, डाटाबेस में आप एक नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूजर नाम का डाटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग टॉप डाउन मॉडल को फॉलो करेंगे। सबसे टॉप में यूजर लॉगिन करेगा। ठीक है ना, तो यूजर बनाएंगे जिसमें हम जितना भी कॉलम मानना चाहते हैं मान लीजिए, अंदाजा 20 मान लीजिए, 20 फील्ड्स रहेंगे इसमें। हम गो पे क्लिक किए, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इसमें फील्ड का नाम मुझे यहाँ पे बताना है। हम पहला वाला सीरियल नंबर मान रहे हैं जिसका बिग इंट मान रहे हैं, बिग इंटीजर, इसका रेंज ज्यादा रहेगा। इसको हम प्राइमरी की मान रहे हैं और ऑटो इंक्रीमेंटर। ठीक है, पहला काम। दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा सीक्रेट, नाम देने में, फील्ड का नाम देने में कॉम्प्रोमाइज मत, डिस्क्रिप्टिव नाम दीजिए, बड़ा बड़ा नाम दीजिए, 255 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं और नाम के बीच में स्पेस मत दीजिए, नाम में कैपिटल वर्ड यूज मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि कैपिटल यूज करेंगे तो आगे जाकर के इंटरफेस में जब प्रोग्रामिंग करेंगे, पीएचपी में फ्रंट एंड में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो याद वाला चीज, वो झंझट को हटाने के लिए बेटर है कि हम सारा चीज स्मॉल में लिखें। सीक्रेट क्वेश्चन क्या रहेगा और सीक्रेट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, उस यूजर का नाम क्या है, उस यूजर का फोन नंबर क्या, उस यूजर का ईमेल आईडी क्या, उस यूजर का एड्रेस क्या, उस यूजर का आपका किस टाइप का यूजर, स्टाफ है कि एडमिन है कि अकाउंट है, क्या। ठीक है, तो किस तरह का यूजर, और अगर उस यूजर से रिलेटेड कुछ रिमार्क डालना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो ये। ठीक है, अब फील्ड का नाम आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग सारे फील्ड का करेक्ट है। आप एक बार फॉरवर्ड चेक कीजिए, सीरियल नंबर ठीक है, स्पेलिंग, यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड ठीक है। ये इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार आप बनाएंगे। ठीक है, अब कोडिंग में बार बार यूज कीजिए, एक बार गलती हो जाएगा इसमें तो फिर कोडिंग में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा या सुधारना पड़ेगा या क्रॉस रेफरेंस लेना पड़ेगा। बार बार डाटाबेस में हम लोग नहीं आने जा रहे हैं, इसका इंटरफेस बन जाएगा, फिर हम इस टेबल में कभी भी नहीं आएंगे, डायरेक्ट वहीं से सेव होगा, वहीं से देखेंगे, वहीं से डिलीट करेंगे, वहीं से एडिट करेंगे, पीएचपी से करेंगे। इसमें हम फिर ढांकने नहीं जा रहे हैं, हम खाली स्ट्रक्चर बना के छोड़ देने जा रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम मैक्सिमम जितना कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 1024 हम दे दे रहे हैं, जितना बड़ा यूजर नेम मानना है मान लो। अगर आप डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हैं उसका तो डेट ऑफ बर्थ रखिए, बहुत सारा साइट रखता है डिटेल।
हम नहीं करते हैं डेट ऑफ बर्थ, बाद में डालेंगे। कैसे डालेंगे वो देखना चाहते हैं हम लोग, इसलिए अभी हम नहीं डाल रहे। मतलब कहने का मतलब कि एक फील्ड छूट गया, बाद में हम और डालना चाहेंगे तो कैसे डालेंगे, ठीक है। 1024 मैक्सिमम कैरेक्टर्स है, 1023 ही रख रहे हैं। एक कैरेक्टर कम रख रहे हैं, नल वगैरह या कुछ ऐसा हुआ तो बिल्कुल MS एक्सेस की तरह है, बस अंतर इतना है कि इसमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होगा। बिल्कुल सही, कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा बच गए, हम 20 मान लिए थे, इसमें हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सेव कर रहे हैं। ये मेरा सेव बटन है, यहाँ गो पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि सेव पे क्लिक करेंगे। इस टेबल को बनाने के लिए मुझे जो कमांड लिखना पड़ता है वो कमांड ये, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर दिखाते जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं अगर इसी चीज को, क्योंकि ये इंटरफेस है, आप अगर डेटाबेस में ये फ्रंट एंड से अगर बनाना चाहेंगे यही चीज, तो क्या कमांड लिखना पड़ेगा, ये आप यहाँ पर रफली बनाइए, आपको कमांड मिल जाएगी, यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर। तो यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ वाला फील्ड भूल गया हूं, तो उसको हम डालना चाहते हैं नेम के बाद, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऐड वन फील्ड आफ्टर नेम, गो। ये मेरा आ गया, मैं यहां कर दिया DOC, कैपिटल होना चाहिए था लेकिन मैं जानबूझ के स्मॉल ही लिख रहा हूं, डेट और सेव। अगर मैं बीच में कमांड डालूं तो अल्टर टेबल, है ना, और डेट मेरा यहाँ पर आ गया DOB। तो ये मेरा फील्ड्स बन के तैयार है। ये सारा फील्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और एक्सेल में ले जा करके पेस्ट कर रहा हूँ। क्यों पेस्ट कर रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे। ये कुछ गड़बड़ हो गया, नोटपैड में पेस्ट करके देखते हैं। नोटपैड में चाहिए आ गया, शिफ्ट एंड डिलीट। मेरे पास जो भी फील्ड्स हैं वो सब मैंने निकाल दिया। यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, एडिट में जाए, रिप्लेस में जाए, इस स्पेस को ऑफिस को रिप्लेस ऑफिस, इधर भी स्पेस, कॉपी एडिट में जाए, रिप्लेस में जाए, अननेसेसरी मैंने स्पेस को भी हटा दिया, ठीक है। तो डाटाबेस में मेरे पास इतना फील्ड है, सीरियल नंबर का ऑटो इंक्रीमेंट जो कि मेरा चीज नहीं है, वो डाटाबेस ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करेगा। मेरा काम का चीज ये सर, मैं अब डाटाबेस में इन सब के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, कनेक्टिविटी वगैरह जो भी, इसको मैं सेव कर दूँ।
यूजर, टेबल का नाम है क्रिएट, ये जो फॉर्म बनाएंगे क्रिएट यूजर। हमारे पास 3 काम होता है, ऐड, डिलीट, एडिट और व्यू, 4 काम होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें यही 4 काम है, ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना और देखना। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इससे ज्यादा में नहीं जाता। डाटाबेस में सिर्फ यही 4 काम किया जाता है। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिकॉर्ड होता है और अलग अलग तरीके से ऐड होता है, लेकिन है तो ऐड। तो हम यहाँ पर क्रिएट यूजर के बजाय इसका नाम दे रहे हैं ऐड यूजर। एक फोल्डर बना रहे हैं फाइल नाम से, जिसके अंदर दूसरे फाइल्स रहेंगे। मेन्यू और इंडेक्स शुरू में रहेगा और बाकी दूसरे इनिशियलाइजेशन को हटा दे रहे हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम है ऐड यूजर। तो यह मेरा ऐड यूजर बन गया। सबसे पहले डाटाबेस से कनेक्टेड, डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए सर्वर का नाम, आपको चाहिए यूजर नेम, आपको चाहिए पासवर्ड और आपको चाहिए कि डाटाबेस का नाम। इतना चीज आपको चाहिए। अगर आपको इतना चीज नहीं मालूम है तो आप डाटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। सर्वर का नाम मेरा क्या है? यूजर नेम मेरा क्या है? पासवर्ड मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। डाटाबेस मेरा क्या है? STUDMGMTSYSTEM, राइट? ये सबको मैं कांस्टेंट बना दे रहा हूं क्योंकि फिक्स्ड एंटिटी है। फिक्स्ड एंटिटी है ये सब, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट में दे रहा हूं, या वेरिएबल में भी ले सकते थे। फिक्स्ड एंटिटी जो बार बार चेंज नहीं होगा। डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपका कमांड है MySQL _ connect। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है सर्वर का नाम। सर्वर का नाम मेरा इसके अंदर स्टोर है। उसके बाद आपको बताना है यूजर नेम और उसके बाद आपको बताना है पासवर्ड। हम कह रहे हैं कि अगर डाटाबेस से कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाता है, यानी ये कमांड अगर सक्सेसफुली रन करता है तो मेरे पास मैसेज आए इको कनेक्शन सक्सेसफुल। सेव कर रहे हैं इसको।
टेलीफोन नाम, डाटाबेस कनेक्शन शॉर्ट में नाम दे दिया। रन करके देखते हैं उसको। फाइल के अंदर जाना है हमको, क्योंकि वो फाइल के अंदर बना है। अब फाइल के अंदर .php ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए ये इंडेक्स वाला जो फाइल हमने बना के रखा है, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो थोड़ा देर के लिए हम रीनेम करते हैं। फाइल फोल्डर के अंदर मेरा tvcon.php कनेक्शन सब कुछ कनेक्शन हो गया डाटाबेस, ठीक है। इतना ही कमांड है और कुछ नहीं। कमांड मेरा इतना ही। अगर डाटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता था तो कनेक्शन सक्सेसफुल तो बोलना हमको है नहीं, हमको अब डाटाबेस को सेलेक्ट करना। वहां पर तो डाटाबेस में बहुत सारे ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे डेटाबेस और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना। कौन सा डाटाबेस को सेलेक्ट करना? डाटाबेस जिसे सेलेक्ट करना वो मैंने यहाँ पे लिखा, डाटाबेस नाम के कांस्टेंट में स्टोर किया। और अब किसका यूज करके, किस कनेक्शन का यूज करके डाटाबेस को सेलेक्ट करें? तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने दिया है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग का कुछ नाम दे दीजिए। CONN कनेक्शन, ठीक है। और इस कनेक्शन का यूज करके आप डाटाबेस को सेलेक्ट करें। डाटाबेस में पहुंचने के लिए कनेक्शन चाहिए, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग का एक नाम दिया मैंने, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और उस वेरिएबल को, ठीक है। अगर डाटाबेस से सही सही कनेक्शन नहीं होता है तब इको कीजिए ठीक है। यानी अब देखिए ध्यान से, रूट को यूजर ने मैंने गलत कर दिया तो कनेक्शन नहीं होगा। अब यहां पर एरर देगा एक, जो कि नहीं देना चाहिए। बोलना क्या चाहिए था? Oops, something went wrong with the connection. Please try after some time. या something went wrong loading the page, या unable to load the page now. कुछ भी मैसेज, वो यूजर डिफाइंड मैसेज। यहाँ पर कुछ दूसरा ही चीज एरर देगा, वो दिया Oops, something went wrong with the connection. Please try after some time. BR टैग यहाँ पे काम नहीं किया, इसलिए BR टैग को हटा देंगे। मैं काम कर दिया है।
जबरदस्ती देना ही है वहां पर DR, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं है तो छोड़ थोड़ी देंगे क्या, करके देखें क्यों नहीं होगा वहां। बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अब ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पर, ये तो ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, वो पीछे में क्या दे रहा है, ये तो नहीं देना चाहिए था यूजर को, ये चीज तो नहीं दिखना चाहिए था स्क्रीन में, है ना। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, माई एसक्यूएल कनेक्ट वाला स्टेटमेंट में एरर आ रहा है, यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ, फंक्शन माई एसक्यूएल कनेक्ट वाले में एरर आ रहा है। आपने जहां पर माई एसक्यूएल कनेक्ट लिखा है, उस एरर को, सिस्टम जनरेटेड एरर को, ध्यान दीजिएगा एरर को, सिर्फ एरर को, ठीक है। अगर आप छिपाना चाहते हैं, वार्निंग्स को छिपाना चाहते हैं, तो @ लगा दीजिए। @ लगा दीजिए। इससे फायदा ये होगा आपको कि जब ये एरर देगा तो बस ओके, आगे ठीक है। यूजर पर हम चाहेंगे यूजर को किसी दूसरे पेज में डाइवर्ट करें, है ना। अगर हम चाहते हैं वैसा कि अगर कुछ एरर आया तो एरर मैसेज दीजिए और उसको ले जाइए कोई दूसरा पेज में, हम अगर वैसा करना चाहते हैं, कोई दूसरे पेज में उसको भेजना चाहते हैं, तो मेरे पास कमांड हो जाएगा, स्क्रिप्ट कमांड ही, ये सब जावा स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज, बड़ा चीज बाद में बताएंगे। जावा स्क्रिप्ट को मिक्स कर रहे हैं हम लोग PHP के साथ, कैसे मिक्स कर रहे हैं वो आप लोग सीखना है ना। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट लिख सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम कर जाता है। तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू, सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे उस पेज का नाम जहां पे आप भेजना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं अगर कनेक्शन नहीं हुआ, हाँ HTTP, अगर पेज या कनेक्शन डाटा से सही नहीं हुआ तो एक एरर मैसेज दीजिए और उस बंदे को, उस यूजर को आप दूसरे पेज में डाइवर्ट कीजिए। तो वो लाइन का कोड हम ऐड कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम रिलोड करेंगे तो एरर दिया मुझे, जैसे ही ओके करेंगे ये मुझे डाइवर्ट कर देगा उस पेज में, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश ही होता है ना, बैक स्लैश होता है, कोलोन डबल स्लैश, ठीक तो दिया हूं ना। ऐसे होता है क्यों, ये खोल है लेकिन इसको शायद नहीं मिला।
ये खोल दिए, लेके उस पेज में। तो ये चीज है कि हम अपना फाइल को, यूजर को अगर कुछ एरर आया तो मैसेज दें और उसको फिर दूसरे फाइल में या पेज में डाइवर्ट कर दें। ठीक है, अभी फिलहाल हो सकता है कभी कभी सर्वर डाउन होता है, डाटाबेस सर्वर डाउन होता है, तो उस समय यूजर को ये नहीं लगना चाहिए वो साइट खराब एरर देता है ना, या द साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, या अंडर मेंटेनेंस, ऐसा कुछ भी मैसेज, प्रॉपर मैसेज, ताकि यूजर को गुस्सा ना हो। ये मेरा डाटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड। काफी सिंपल कोड है, हमने शुरू से लास्ट तक देखा। अब ये जो हम कमांड बनाए हैं, एक इंटरफेस जो बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है, उस इंटरफेस को अब हम लोग सबसे पहले तो इसको पीएचपी में इंक्लोज कर देते हैं। डॉट एच आर ई एफ, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ इक्वल टू, जहां भी ले जाना, जिस फाइल में ले जाना उस फाइल का पाथ देंगे। अगर आप वेबसाइट में डाइवर्ट कर रहे हैं तो एचटीटीपी देंगे। ठीक है, और अगर उसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल को जंप कराना चाहते हैं तो डॉट फाइल डॉट जो भी पाथ दे देंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। लिख लिए? खैर, इस चीज को हम लोग थोड़ी देर में फिर से देखेंगे। अभी फिलहाल इंटरफेस बनाए हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहले एक टेबल होना चाहिए, 5 कॉलम है। इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने। मेरे पास क्या क्या फील्ड्स हैं, ये जो कमांड नीचे चला गया है इसे मुझे अपर में देना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा यूजर नेम है, दूसरा मेरा पासवर्ड है, तीसरा मेरा सीक्रेट क्वेश्चन है, सीक्रेट आंसर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फोन है, ईमेल है, एड्रेस है, यूजर टाइप है और रिमार्क है। इतना चाहिए। यूजर नेम के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए जिससे यूजर क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड होना चाहिए, ये भी ऐसे ही होगा। जाहिर सी बात है एक और होगा, कंफर्म पासवर्ड। ये सेव नहीं होगा डाटाबेस, लेकिन यूजर का तो होना चाहिए, 2 बार डलवाना। सीक्रेट क्वेश्चन, यहाँ कॉम्बो बॉक्स डाल देंगे, 4-5 क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन चूज करेगा। सीक्रेट आंसर वो टाइप करेगा, अपना नाम टाइप करेगा, डेट ऑफ बर्थ चूज करेगा, फोन नंबर टाइप करेगा, ईमेल एड्रेस टाइप करेगा, एड्रेस टाइप करेगा, यूजर टाइप सेलेक्ट करेगा,
ये कौन करेगा? एडमिन करेगा। तो क्या रोना धोना लगा दिया था? कौन औरत रो रही है? ये सब तभी एरर देना ही है, कुछ है नहीं है ना। तैयार है मेरे इंटरफेस? आपको फालतू हम डिलीट कर देते हैं। यूजर नेम के बाद 2 BR लगा हुआ है ना, इसलिए वो वहां पर ऐसा दिख रहा है। सबका नाम वही देंगे जो मेरा डाटाबेस में लेना, पासवर्ड वही देंगे जो डाटाबेस में है। कंफर्म पासवर्ड बोलकर कुछ नहीं है। फील्ड का नाम वही है जो डाटाबेस में फील्ड का नाम है। ये चीज मेरे डाटाबेस में नहीं है कंफर्म पासवर्ड, इसलिए इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। नाम देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यूजर नेम का यू कैपिटल कर देते हैं, पासवर्ड का सी कैपिटल कर देते हैं, सीक्रेट क्वेश्चन हर आदमी को नहीं समझ में आता है डीओपी। हम लोग प्रोग्रामर है इसलिए हम लोगों को समझ में आता है डीओपी शॉर्ट में, लेकिन बहुतों को नहीं आता है। सारा हो गया, सिर्फ एक फील्ड ऐसा है जो डाटाबेस में नहीं है और ये डेट वाला है ना, तो हम इसको कर रहे हैं DOB_date, काफी डिस्क्रिप्टिव नेम।
DOP_month, ऐसा नाम जो मुझे आसानी से याद रहेगा। DOP_, एक नया कॉलम ऐड हुआ है। देखिए डाटाबेस में नाम देने से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा ये हुआ कि फिर से उसको कौन टाइप करेगा, सबसे यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। DOP से पहले DOP_day है, DOP_month है, पोस्ट भी ले सकते हैं, रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं, जो मेरा मन है। हम रिक्वेस्ट फिलहाल ले रहे हैं। रिक्वेस्ट जो है यूनिवर्सल कोड है, जो चाहे पोस्ट हो चाहे गेट हो, वो उसका वैल्यू को पिकअप करते हैं। DOP करके तो कोई फील्ड है नहीं, सभी के आगे डॉलर, ताकि ये वेरिएबल बन जाए। सेम चीज है। नाम सेम रखने से यही फायदा होता है, कोडिंग आसान हो जाता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कोई हेडेक नहीं है, खाली मेहनत है। ये DOP कैसे बनना चाहिए था? डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए जो फॉर्मेट है वो है ये -, डाटाबेस में ये फॉर्मेट में सेव होगा MySQL। इस फॉर्मेट को याद रखना है, ईयर, मंथ और डेट। इसलिए आप 3 फील्ड है आपका, तीनों फील्ड को कंबाइन करके एक फील्ड बनाना है जो कि डाटाबेस में जाएगा। अदरवाइज वहां पर 0000 ले लेगा। तो हम पहले यहाँ पर ईयर देंगे, फिर डॉट हाइफन देना है मुझे, फिर मुझे मंथ देना है, फिर डॉट हाइफन देना है मुझे, और फिर मुझे डे देना है। इस फॉर्मेट में रहते सारा डाटा मेरा हो गया। अब कोडिंग वैलिडेशन चेक करवा लेंगे आप लोग, है ना। हम डायरेक्ट आ रहे हैं कोडिंग को, वैलिडेशन आप लोग बाद बताते हैं। वो कीरेज फंक्शन मुझे बताना पड़ेगा, तो अभी रहने देते हैं, है ना। इजी गोइंग जाते हैं, अभी ज्यादा टफ नहीं जाते हैं। अब अगर ये सारा वैल्यू को डाटाबेस में सेव करना पड़े तो क्या कमांड होगा? इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है मेरा? फर्स्ट यूजर, फील्ड का नाम सब, फील्ड का नाम देते हैं, उसके बाद वैल्यूज देते हैं। हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं वैल्यूज करके,
भी जाता है ना, लेकिन सीक्वेंस सही होना चाहिए। नोटपैड मेरा भी खुला हुआ है, जानबूझ के खोल के रखा था ताकि मेरा काम खत्म नहीं हुआ। तो वैल्यूज में सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, राइट। तो सीरियल नंबर की जगह तो नल जाना है। उसके बाद डॉलर यूजर नेम जाना है। उसके बाद डॉलर पासवर्ड जाना है। उसके बाद डॉलर सीक्रेट क्वेश्चन जाना है। उसके बाद डॉलर सीक्रेट पास आंसर जाना है। सब सीक्वेंस में मैं अरेंज करके रखा था उसको। फिर डॉलर नेम जाना है। फिर डॉलर डेट ऑफ बर्थ जाना है। फिर डॉलर फोन जाना है। सारा सीक्वेंस में, राइट। हाँ, फील्ड्स का सीक्वेंस एक के बाद एक, ईमेल के बाद एड्रेस ही आता है, एड्रेस के बाद फलना आता है, यूजर टाइप के बाद रिमार्क आता है। तो ये सारा सीक्वेंस जो है, सीरियल नंबर जो है, ये सेम है। ये मेरा कमांड होना चाहिए, है ना, क्योंकि सारा मेरा स्ट्रिंग है, सारा मेरा कैरेक्टर है, इसलिए सभी के आगे आपको सिंगल कोट देना कंपल्सरी। स्ट्रिंग सारा वैरकर है, अगर नंबर रहता तो नहीं देते उसका। स्ट्रिंग बनाने का तरीका है कि आप सिंगल कोट दीजिए, वहां लिखा होगा MBA N12। ये मेरा कमांड है, एसक्यूएल कमांड। ये इतना बड़ा कमांड को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में ले ले रहे, मान लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड है तो एसक्यूएल नाम से वेरिएबल में ले ले रहे। मतलब इतना लंबा कमांड बार बार लिखने के बजाय एसक्यूएल बोलने से वही बात है ना। डाटाबेस में सेव करने के लिए आपका कमांड है MySQL, कोई भी क्वेरी, यहाँ पर कोई भी क्वेरी लिखिए, यहाँ पर कोई भी क्वेरी लिखिए, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो MySQL, ये अभी स्ट्रिंग नहीं बना ना, स्ट्रिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है ना, तब अब ये सही हो गया, राइट। MySQL क्वेरी, ये एसक्यूएल कमांड को रन करें। ये सब काम कब कीजिए, ये सब काम तब कीजिए जब सबमिट बटन पर क्लिक हुआ। सबमिट बटन का नाम देख लीजिए क्या है, एस कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देते क्योंकि सारा पैटर्न स्मॉल में है तो एस क्यों कैपिटल रहेगा, राइट। ये सब काम तब हो जब सबमिट बटन पे क्लिक, ठीक है। कोई वैलिडेशन नहीं है, वैलिडेशन पार्ट आप लोगों को डाल देना है बाद में, वो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आप डाल देंगे अपना जो भी डालना है, ठीक है ना। रन करें, ये है मेरा यूजर नेम को भी लिखना है, कॉम्बो बॉक्स है तभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, हो जाए बाकी लिख दिए, सबमिट कर दिए। सिंटैक्स एरर on line number 6, ठीक है।
फिर से अब ये डाटाबेस कैसे सेव होगा? कनेक्शन तो हम किए हैं कोई दूसरा फाइल में, और ये है कोई दूसरा फाइल, तो उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे। कौन फाइल को? डीबी कौन को? ये जो कोड लिखे थे, हाँ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन कनेक्शन वाला तो बहुत सारा फाइल होगा। अभी डेटाबेस का एक ही फाइल से सारा काम थोड़ी हो जा रहा है, हजारों काम होंगे, हजारों बार थोड़ी कॉपी पेस्ट करेंगे, एक जगह लिख के इंक्लूड कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, चला गया। देखा डाटाबेस में जाकर के गया कि नहीं सचमुच में? ये डाटाबेस है, इसको ब्राउज करते हैं। नहीं आया कुछ, ठीक है? क्यों नहीं आया? इको करते इसको। ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसको इको करते। इससे क्या फायदा होगा हमको? हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे, इको करेंगे तो वो चीज यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए और डाटाबेस में डायरेक्ट रन करके देखिए, वहां एसक्यूएल आता है, डायरेक्ट रन करा के देखिए क्या एरर दे रहा। इंसर्टेड 1 रो, एक रो तो आ गया, ये देखिए, ठीक है? फिर से हम सेव कर रहे हैं वहां पर। अब ये इको वाला कमांड हटा दे रहा ताकि दिखाई ना दे। हम कह रहे हैं कि अगर ये कमांड सक्सेसफुली रन किया, ठीक है, तो इको कीजिए अगर रिकॉर्ड सेव हो गया तो ये मैसेज आ जाएगा। फिर से हम जा रहे हैं, इस फॉर्म को फिर से लोड किए, हम डाल रहे हैं सबमिट। रिकॉर्ड कर सकते, देखते हैं वहां रिकॉर्ड सेव हुआ है कि नहीं। आ गया रिकॉर्ड। डेट ऑफ बर्थ में कुछ सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए 00 बैठ रहा है, और जो जो चीज नहीं डाले थे वहां पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बाकी सब तो आ गया डाटाबेस में, सही है मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है? तो आपने सीखा भी कि हमको बस क्वेरी बना देना है और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL कैसे, राइट? कोई डाउट है? तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमने सीखा, ठीक है ना?